अब एक चीज देखी है मैंने कि जितने लोग जुड़े हैं उसमें से काफी सारे दोस्त, काफी सारे जो सुनने वाले श्रोता हैं वो पुरुष हैं। और अक्सर महिलाओं पे या लेखिकाओं पे ये आरोप लगते हैं कि आप जो हैं वो औरतों के बारे में लिखने के अलावा आप ज्यादा कुछ करती नहीं हैं। तो कई साल पहले कोशिश की थी कि पुरुषों के लिहाज से लिखा जाए और हल्की फुल्की कहानी लिखी जाए। जरूरी थोड़ी है कि हर कहानी समाज को बदलने वाली हो। तो एक कहानी है, आप जितनी देर सुनना चाहेंगे उतनी देर उसको पढ़ोगे। कहानी का नाम है आईलाइनर। दावे के साथ कह सकता हूं कि लड़कियों की दुर्दशा पर आठ आठ आंसू बहाने वाले और उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए गला फाड़कर चिल्लाने वाले मर्द कभी भी किसी गर्ल्स कॉलेज के भीतर अकेले नहीं गए होंगे। और अगर गए भी होंगे तो बिना सिर मुंडाए बाहर लौटकर नहीं आए होंगे। पहली बार मेरा जाना हुआ था जब मिताली फीस फीस भरने के आखिरी दिन पैसे और आई कार्ड घर पर भूल आई थी। और पापा ने मुझे सीधे उसकी प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचने का हुक्म सुनाया था। बास्केटबॉल कोर्ट की दीवार पर 30-40 लड़कियां कोरस में टांगे झुलाती दिख गईं, तो नजरों समेत मेरा पूरे का पूरा सिर 60 डिग्री के कोण पर झुक गया। बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए एक से मैंने प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता पूछा, तो गेट से दाएं, फिर 3 दरवाजे पार बाएं, फिर सीधे, फिर दाएं और बाएं का दुरूह रास्ता समझ जिस जगह पर मेरी यात्रा खत्म हुई उसके सामने सड़ांध मारता टॉयलेट नजर आया। उल्टे पैर वापस आया तो सामूहिक ठहाकों ने ऐसा स्वागत किया कि फिर वापस अंदर भागा। उसके बाद का हाल रहने देते हैं, क्योंकि जानकर आप यूं भी मजे लेने के अलावा कुछ और तो करेंगे नहीं। तो मैं दोबारा क्यों बनूं बकरा? मैं मैं यानी इस छोटे से शहर की इकलौती यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर का इकलौता बेटा, जो उनकी दो होनहार बेटियों के बीच पैदा करने होने की गलती कर गया। एक जन्म औरत बन के गुजारना पड़े तो पता चले इन लोगों को कि बरामदे में बैठकर हुक्म चलाने और कुसमय चूल्हा जलाने में क्या अंतर होता है। आधी कड़ाही तेल में प्याज के पकौड़े छोड़ती मम्मी जब भी भुनभुनाती, तो पीछे के दरवाजे से चाय के लिए दूध की थैलियां लेकर घुसते घुसते मैं चुपके से उनकी प्रार्थना के साथ अपनी अर्जी भी लगा देता। हे भगवान, बाकी सब वैसा ही रहने देना, बस अगले जन्म में इस घर में बेटी बनाकर जरूर पैदा कर देना। चाहो तो उसके लिए ये जन्म थोड़ा शॉर्ट कर दो। उसके 3 घंटे पहले से बाहर बरामदे पर पापा अपने साथी प्रोफेसरों और स्टूडेंट्स के साथ बिल क्लिंटन की इम्पीचमेंट से लेकर वाजपेयी की 13 दिन की सरकार और वार्ड कमिश्नर के चुनावों में मुन्ना पांडे की हार तक की वजहों पर धारा प्रवाह बहस बहस कर रहे होते। पकौड़ों की खुशबू से उनके दो चार भगत और जुट जाते और दूध की खाली पतीली धम्म से जमीन पर पटक मम्मी मेरे स्टडी टेबल के सामने झोला और पैसे के लिए खड़ी हो जाती। पीछे के दरवाजे से जाना और पीछे से ही आना, समझ गए ना? पापा के सुधारवादी ख्यालों के पीछे हमारा परिवार इतना मॉडर्न तो हो गया था कि लड़कियों को लड़कों के बराबर का अधिकार देने का रिवाज घर में पूरी तरह लागू था। लेकिन इतना मॉडर्न भी नहीं हुआ था कि लड़कियों को बराबर के हक दे दिए जाएं। इसीलिए बहनों को तो पढ़ाई का हर्जा कर घर और रसोई में माँ के काम में माँ का हाथ बटाने की सख्त मनाही थी। लेकिन सिलेंडर भरवाने से लेकर सब्जी लाने तक के काम अभी भी मेरे ही जिम्मे थे। बहनों को देर शाम के ट्यूशन या उनकी सहेलियों के घर लाने पहुंचाने का बोझ तो जाने में कब से उठा रहा था। हम बड़े संस्कारी टाइप मोहल्ले में रहते थे, जहां एक परिवार की बेटी सबकी बेटी होती थी और एक का बेटा सबका सामूहिक नौकर। गेट पर पापा से बतियाते सिंह अंकल का चेहरा मेरे हाथ में बाइक की चाबी और खाली झोला देखते ही खिल उठता। बड़ी नफासत से गुटखा हमारे गेट के अंदर थूकते वो आवाज देते, मोटरसाइकिल से ही जाओगे ना बबुआ? चौधरी के मिल पर हमारा आटा पिसा होगा 10 किलो का, उठाते आना जरा।
जब से बबलू बैंगलोर गया है तुम्हारी आंटी हमसे ही करवाती हैं ये बेगार। ये बात अलग है कि जब मैं निकर में ही घूमता था और मेरे जिम्मे के कामों में केवल चौराहे की दुकान से ब्रेड और अंडा लाना भर था, तब से मैंने बबलू भैया को मोहल्ले में नहीं देखा था। असल बात तो फुल पैंट पहनने के काफी बाद मालूम हुई कि बबलू भैया को दरअसल मोहल्ले की सर्वसम्मति से निकाला गया था, अपने पिता के जिगरी दोस्त की इकलौती सुपुत्री से इश्क लड़ाने की हिम्मत के जुर्म में। वैसे इन लफड़ों के जानकार अभी भी एकमत थे कि पहल सिन्हा अंकल की बेटी विनीता नहीं की थी। सिन्हा आंटी ने तो बबलू भैया को आवाज दी थी कि अपने घर के साथ उनकी रसोई के लिए भी दो चार सब्जियां ले आए। लेकिन विन्नी दीदी के पकड़ाए सब्जी के थैलों और नोटों के बीच फकत 10 शब्दों का एक छोटा सा पुर्जा भी बबलू भैया को मिला। बबलू भैया का गुनाह बस इतना था कि उन्होंने जवाब देने में जरूरत से ज्यादा देर लगा दी। विन्नी दीदी के ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें के जवाब में शायर मिजाज बबलू भैया ने शहर की सारी लाइब्रेरियां छान मारी और गालिब की शायरी से लेकर साहिर के गीतों और राजेश खन्ना के संवादों का ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसे पढ़कर उनकी मित्र मंडली में सबकी आंखें भीग गई। चूंकि साहित्यिक नगीनों से लबरेज ऐसी रचना के साथ लेखक का नाम नहीं डालना ज्यादती होती, इसीलिए पंचों की राय से खत को एक आखिरी बार फेयर किया गया और नीचे बड़े गोल सुंदर अक्षरों में नाम भी लिखा गया, बलराज सिंह। इसके बाद 1.5 दिन लगे उस परफेक्ट परफ्यूम की खोज करने में जिसे उस खत पर छिड़क कर विनी दीदी तक पहुंचाया जा सकता। विन्नी दीदी सुबह की चाय अपने घर के बगीचे में टहल टहल कर पीती थी। ये मोहल्ले के सभी लौंडों को पता था। छोटे से पत्थर में गुलाब के फूल के साथ चिट्ठी को बांधकर उसी वक्त फेंका गया, लेकिन वो गिरा सिन्हा अंकल के पैरों के पास, जो उस वक्त सुबह माली से क्यारियों की सफाई करा रहे थे। वो कोई और दिन होता तो भी शायद सिन्हा अंकल बलराज सिंह का नाम डिकोड करने में ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन उस दिन उनके घर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। इसीलिए पैसों और झोले के साथ समोसे, मिल्क चॉप और लिम्का की बोतलों की लिस्ट पकड़ाते वक्त उन्होंने बबलू भैया से ही पूछ लिया कि ये बलराज सिंह कौन है। विनी दीदी की शादी की तारीख 3 महीने की बाद निकली, लेकिन तब तक बीएससी कर सिविल की तैयारी कर रहे बबलू भैया पैक होकर बैंगलोर के उस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजे जा चुके थे। मैंने फुल पैंट पहनना इस घटना के 7 साल बाद शुरू किया। तब तक विनी दीदी तो 3 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन हमारे बबलू भैया इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर तक भी नहीं पहुंच पाए। इतने धक्के खाने के बाद वो कर्नाटक के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के इंसाइक्लोपीडिया जरूर बन गए थे। आजकल वो अपना कमीशन लेकर 45 से 85% वाले किसी भी होनहार का अलग अलग फीस पर प्रांत के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। मोहल्ले में ये कहावत मशहूर थी कि लड़का अपने बल पर कुछ कर गया तो ठीक, नहीं तो बबलू तो है ही, कहीं ना कहीं धरवाकर इंजीनियर तो बनवा ही देगा बबुआ को। लब बोलू अब ये कि लड़का वही काबिल समझा जाता जिसे बबलू के हवाले करने की नौबत नहीं आए। बबलू भैया का कामकाज हालांकि ठीक ही चल रहा था और 33वें साल में व्हाइटफील्ड में एक लॉज के मालिक की इकलौती बेटी एस श्रीलता से बकायदा प्रेम विवाह कर मकान मालिक भी बन गए थे। लेकिन उसके बाद की पीढ़ी में जवान हुए लड़कों में मोहल्ले की लड़की से इश्क लड़ाने का जोश ठंडा ही पड़ा रहा। ये तलब मिटाने दूर दराज के मोहल्लों या आसपास के शहरों के चक्कर भले ही लगा सकते थे लोग बाग। खैर, बात से बात ही नहीं, बात की खाल भी निकल जाती है बेमतलब। कहाँ अध कचरे वालों वाले बबलू भैया और कहाँ नया नया जवान मैं। दिल तो पागल है वाले साल में जब धड़कने माधुरी के पारदर्शी सूट के बजाय करिश्मा के टाइट से बढ़ती थी, अपनी जवानी का पहला एहसास मुझे यूं ही नहीं हुआ, करवाया गया। उस दिन जब मैं बाइक पर बैठकर मिताली को उसके ट्यूशन से लेने गया और मिताली के कराए परिचय के जवाब में थोड़ी चौड़ी कमर और चुंधियाने वाले गोरे रंग की उस बाला ने हेलो बोलकर 3 बार अपनी आंखें झपकाई।
इसके पहले मैं मौसमी दीदी के दोस्तों के गाल खींचकर ये भाई लेने आया है तुम्हें, हाउ क्यूट का ही अभ्यस्त था। हालांकि उस जमाने में मैं एटलस साइकिल चलाता था और गिरने के डर से दीदी और मैं साइकिल पकड़े चलते चलते ही घर आते थे। ये कमाल मेरी अधकचरी दाढ़ी का था या राजदूत का पता नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए मैं उसकी आंखों से नजरें हटाना भूल ही गया। कुछ तो था अलग उसमें। ओफो, उसने आंखों के ऊपर भी काजल लगा रखा था। यूं बहनों के चलते लड़कियों के साजो सामान का इतना ही बड़ा एक्सपर्ट हो गया था मैं कि मॉव और मैजेंटा के बीच का फर्क भी बता सकता था। लेकिन आंखों के ऊपर लगाया जाने वाला काजल आज पहली बार देख रहा था। उसे आईलाइनर कहते हैं, ये थोड़े समय बाद पता चला। इस बार बाला ने प्रश्नवाचक में अपनी पलकें झपकाई तो मुझे अपनी नजरें वापस मिताली पर टिकानी पड़ी। ट्यूशन क्लास ज्यादा लंबी चल गई भाई, आज प्रियंका को उसके घर ड्रॉप करते चलेंगे प्लीज। मैं मिताली की आवाज में अनावश्यक मिठास को नजरअंदाज कर बस बिना वजह मुस्कुराता रहा। उस समय पहुंचा तो मैं दोनों को कंधे पर भी बिठा कर सकता था। यूं बीच में मिताली ही बैठी, फिर भी सारे रास्ते पीठ में गुदगुदी होती रही। उतरने के बाद उसने मेरी तरफ देखकर 2 बार पलकें झपकाई और मिताली को थैंक्स बोलकर हवा हो ली। नॉट बैड, मैंने हिसाब लगाया। पहली मुलाकात में न केवल मैं बाला के घर तक पहुंच गया था, बल्कि मेरी इश्कबाजी के नए खुले अकाउंट की बैलेंस शीट में 4 मुस्कुराहटें और एक अधूरा सा थैंक यू भी दर्ज हो चुका था। इस उत्साह में घर पहुंचने पर यह भी ध्यान नहीं रहा कि पापा बरामदे में ही बैठे हैं। मैं सीधा सामने के दरवाजे से अंदर जाने लगा। बंटी, नमस्ते करो, भोपाल वाले चौबे अंकल हैं ये। पापा के साथ रहकर हम अब किसी भी अपरिचित इंसान से परिचय कराए जाने पर भी अपने चेहरे पर ऐसे भाव लाने में एक्सपर्ट हो गए थे जैसे हमारे घर में कंछेदन भी फलाना अंकल की सहमति से ही होता हो। क्या करते हो बेटे? जी, बीकॉम के साथ सीए का एंट्रेंस। पापा मेरा जवाब वैसे भी कभी पूरा कहाँ होने देते हैं। कॉमर्स पढ़ रहे हैं साहबजादे। 2 बहनों का क्लिनिक संभालने के लिए अकाउंटेंट तो होना ही चाहिए ना। हे। अब तक मैं इस जलालत पर भी मुस्कुराना सीख गया था। वैसे भी पीछे से मिताली तो आ ही रही थी नमस्ते की अगली कड़ी संभालने। ऐसा नहीं है पापा हमारे नहीं जानते चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट में क्या अंतर है, लेकिन साइंस हमारे पापा जी की दुखती रग थी। उन्हें पता था राजनीतिक प्रवचन कर वो एक के बाद एक हॉस्टल के वार्डन से लेकर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जैसे पदों पर भले ही बने रहे, लेकिन आर्ट्स विषय का प्रोफेसर 150-150 बच्चों के 5 बैच को ट्यूशन पढ़ा, फिजिक्स के प्रोफेसर की तरह 3 मंजिला मकान तो कभी नहीं ठोक सकता। मौसमी दीदी एमबीबीएस के 3rd ईयर में थी और मिताली बीएससी के साथ तीसरी बार मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में जुटी थी, जबकि दूसरी कोशिश में उसे डेंटल मिल भी गया था। इसके बावजूद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी में केवल 1 साल बर्बाद करने के बाद कॉमर्स लेने की धृष्टता की थी, जबकि हमारे वाले तो उस कहावत में विश्वास रखते थे कि बेटी बिगड़ी तो हुई नर्स और बेटा बिगड़ा तो पढ़े कॉमर्स। मने मैं तो बबलू भैया की शरण में भेजे जाने लायक भी नहीं बचा था। चारों तरफ से लात खाता पत्थर तो चिकना हो जाता है, पत्थर भी चिकना हो जाता है। मैंने थोड़ा बचते हुए खुद को सिलेंडर बना लिया था, एकदम जेम्स बॉन्ड के सीक्रेट कैप्सूल जैसा सिलेंडर, जिसके भीतर गुप्त दस्तावेज की तरह मेरा फ्यूचर प्लान सेट था। सीपीटी निकालकर मुझे किसी तरह दिल्ली निकल लेना था, बबलू भैया के बैंगलोर से बिल्कुल उल्टी दशा में। इश्क, नौकरी, पैसा सब वही। इस उम्र में रोमांस के पहले इतना सोचने वाला धैर्य भी म्यूजियम में जाने लायक ही होगा। यूं किसी पारखी ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि लड़कियों के मामले में मुझसे बड़ा एक्सपर्ट आसपास के 2-3 शहरों में भी नहीं होगा। मैं 3-4 घंटे बिना झल्लाए शॉपिंग कर सकता था, एक साथ 10-12 गोलगप्पे खा सकता था और शहर की सबसे ताजी सब्जियां सबसे कम कीमत पर ला सकता था। लैक्मे और मेबेलिन के नेल पॉलिशों के दाम में अंतर भी बता सकता था। मैंने साइंस को छोड़ दे तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि कोई लड़की मुझे रिजेक्ट कर सके। ये बात अलग है कि ये कसम भी मैंने ही खाई थी कि मुझे इस शहर में रहकर कोई रिस्क नहीं लेना।
दो बहनों के बीच के सैंडविच भाई के अपने शहर में जवान होते होते ऐसी कई हकीकतों से जूझना पड़ता है जिसे बाकी जनता कभी नहीं समझ सकती। 2 दिन में मैं पलके झपकाती बाला के बचे खुचे एहसास को कंधे से झाड़ने में कामयाब हो चुका था कि तीसरे दिन वो दरवाजे पर नजर आई। मित्तू की फ्रेंड है, साथ पढ़ने आई है। मम्मी कंधे से पकड़कर उसे अंदर पहुंचा रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कान आधी इंच बड़ी कर ली। नालायक, मैंने अपने दिल को फटकार लगाई। छोटी बहन की दोस्त है, जब तक प्यार की लौ जलाएगा किसी दिन भैया बुलाकर फुक से फूंक कर उड़ जाएगी। मैं बाइक निकालकर बाहर हो गया। उसका आना जारी रहा। मिताली की चू चापड़ से इतना पता चल गया कि वो दिल्ली में डीपीएस से +2 करके आई है, मेडिकल का एक और चांस देने। यहाँ उसकी बुआ रहती है और फूफा जी शहर में केमिस्ट्री के रजनीकांत हैं। इस बार नहीं निकला तो वापस दिल्ली चली जाएगी। उन दिनों दोनों की कंबाइंड स्टडी देर तक हुई तो मुझे उसे अकेले ही घर तक पहुंचा आने का आदेश मिला। आरटी चौक पर गड्ढा आया तो उसने झटके से मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया और फिर अपने घर वाले मोड़ तक उसे वहीं जमाए रखा। इस बार मेरे दिल ने विद्रोह कर दिया और दिमाग को घुटने टेकने पड़े। लौटकर सीधे कमरे में आया और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में जुट गया। यहां समस्या सिर्फ एक थी, वो मेरी बहन की दोस्त थी। लड़कों के बीच तो दोस्त की बहन को बहन मानकर उसे उसी नजर से देखने का अलिखित रिवाज सालों से था। लेकिन सिचुएशन यहां थोड़ी अलग थी। ये बाला दोस्त की बहन नहीं, बहन की दोस्त थी, तो इस लिहाज से मैं सेफ था। मोहल्ला क्या, शहर के भी बाहर के थी। दूसरा सेफ साइड दिल्ली वाली है, मतलब अगर अभी फर्स्ट गियर में चलते रहे तो दिल्ली पहुंचकर स्पीड पहुंच पकड़ सकते हैं। मेरा प्रेम वृक्ष हरा हो रहा था, लेकिन बही खाते में मुस्कुराहटों और झपकती पलकों के अलावा कुछ ज्यादा दर्ज नहीं हुआ था। जाती हुई ठंड वाला गुलाबी इतवार था वो। बाहर बरामदे से पापा की मित्र मंडली के शोर से बचने के लिए मैंने पीछे गार्डन में पढ़ने की कुर्सी निकाल ली थी, मिताली के कमरे की खिड़की से थोड़ा परे। चुंधियाई धूप में अंदर का कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन आवाज साफ आ रही थी। किताबें पड़े रख मेकअप ट्राई किया जा रहा था। लिपस्टिक की कुछ शेड्स जो शायद प्रियंका की दीदी ने उसे कनाडा से भेजा था। नो, ये क्रीमसन वाला नहीं, हमारे भाई को पसंद नहीं है डार्क शेड, उसे सोबर कलर पसंद है। हाँ, ये प्याजी मस्त लग रहा है। उस सिल्क वाले सूट के साथ पहनना, तुम देखना भाई की नजर नहीं हटेगी। साथ में खिल खिल वाली हंसी। अच्छा सुनो, भाई को प्याज नहीं गोभी के पकौड़े पसंद है। और थोड़ा ननदों को भी खुश करने का तरीका सीख लो भाई, वुड बी भाभी हो हमारी, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। होली में दीदी भी आएगी छुट्टियों पर, उनसे भी टिप्स लेंगे। इस बार ठीठी वाली हंसी। मैं फौलादी सिंह बनकर खिड़की के सींचे तोड़ अंदर पहुंच जाना चाहता था, या मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य हो सीधे उनके पीछे। धीरज धरो नालायक, दिमाग ने फिर नादान दिल को धरा। जब फल खुद टूट कर गिरने वाला हो तो नीचे इंतजार करने में ही समझदारी है। अकाउंट में थैंक्स और स्माइल्स का धड़ाधड़ इजाफा हो रहा था। कभी कभार उसे घर तक पहुंचाने के क्रम में कंधों और हाथों की छुअन भी जारी थी। कभी कभार उंगलियां भी छू जाती, बस प्रेम पत्र की शक्ल में सेफ डिपॉजिट की रसीद नहीं मिल रही थी। मेरे सब्र की इंतहा हो रही थी, लेकिन मिताली से सीधे पूछने में बहुत रिस्क था। वैसे भी इससे बेहतर तो टावर चौक पर मुनादी करवा देना होता। पीएमटी और सीबीएसई एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए तो उसका घर आना भी बंद हो गया। मेरा दिमाग मुझे लगातार कोड़े मार रहा था। नालायक, तूने अपनी सीपीटी के लिए जून की डेट फिक्स की थी, पढ़ेगा कब? जुलाई अगस्त में देखते हैं, यहाँ का फ्यूचर तो देखूं। मैंने उसे चुप करा दिया। साल का वो वक्त आ गया था जब हमारे मोहल्ले के घरों में या तो मिठाई बंटती है या मरघट का सन्नाटा पसरा रहता है। मेरे घर में शांति थी। मिताली का रैंक थोड़ा बेहतर तो था, लेकिन मिला उसे फिर से डेंटल ही। ले लो एडमिशन, पापा ऐसे बोले जैसे लूले से शादी करा दी हो उसकी। और तेरी उस सहेली का क्या हुआ? शाम ढले में थोड़ा दबे पांव उसके कमरे में पहुंचा और कलेजे को मुंह में आने से रोकते हुए अपना रिजल्ट निकलने की राह देखने लगा। उसका क्या, गई वापस दिल्ली। वैसे भी पढ़ाई को लेकर कौन सा सीरियस थी वो? मिताली ने कंधे उचकाए।
मतलब? अरे उसे तो कनाडा जाना था अपने जीजू के कजन से सगाई करके। यहाँ बस टाइम पास ही तो कर रही थी, ताकि दूर रहकर प्रेशर बना पाए अपने माँ बाप पर। उसके पापा रेडी नहीं थे ना एक घर में दो बेटियों को देने के लिए। मान गए अब। ईयर एंड पर चली जाएगी मॉन्ट्रियल। और उस दिन जो वो सब तुम लोगों की बातें, मैं चिल्लाना चाहता था, मजनू टाइप कुछ हरकत करना चाहता था, लेकिन मेरे कैलकुलेटिव दिमाग ने सिचुएशन कंट्रोल में कर लिया। छोटे शहर में दो होनहार बच्चों बहनों के बीच गलती से जन्मे भाई को उस दिन लड़कियों के बारे में बेहद जरूरी जानकारी मिली। लड़कों की बिरादरी में तो दोस्त की बहन को बहन समझने का नियम है, लेकिन लड़कियों के लिए दोस्त का भाई एक तरफा इश्क के शौक पूरे करने का रिस्क फ्री तरीका है। एक ऐसा केक है जिसे एक ही साथ खाया भी जा सकता है और सामने रखकर घूरा भी जा सकता है। उसके आगे की कहानी कहानी नहीं, जिंदगानी है। सीपीटी मैंने नवंबर में निकाला। दिल्ली उसके अगले साल पहुंचा। बहुत एड़ियां घिसी, लेकिन पापा के तानों की याद ने कभी हिम्मत नहीं हारने दिया। विकास मार्ग पर मेरी फर्म अच्छी चल गई है। कभी मौका मिले तो आइएगा। मौसमी दीदी ने एमबीबीएस के बाद ही शादी कर ली और आजकल ह्यूस्टन में अपने इंजीनियर पति और दो बच्चों को संभाल रही है। मिताली ने भी क्लिनिक खोलने का आइडिया छोड़ा और आजकल चंडीगढ़ के एक डेंटल कॉलेज में पढ़ा रही है, ताकि नौकरी के साथ घर और बच्चों का भी ध्यान रख पाए। दिल्ली पहुंचने पर वैसे भी मुझे कभी इश्कबाजी का टाइम नहीं मिला, इसीलिए प्रज्ञा को पसंद करने माँ और मिताली ही गए थे। प्रज्ञा मेरी पत्नी चाय का कप हाथ में पकड़े जाने कब से मेरा अटेंशन हासिल करने के इंतजार में खड़ी है। मैं बड़ी देर उसे निर्निमेष देखता रहा। 8 सालों का साथ है, पलक झपकते ही समझ गई उसे निहारा नहीं जा रहा। मैं अभी भी अपने ख्यालों में हूँ। कुछ अलग लग रही हो। उसकी त्योरियां चढ़ने के पहले ही मैंने लीपा पोती की पहल की। अच्छा, तुमने नोटिस किया? उसका व्यंग अब मेरे ऊपर तेल की तरह फिसल जाता है। पक्का पति बन गया हूं। ये आंखों पर मैंने फिर कोशिश की। टर्कॉइज आईलाइनर है, मेरी ड्रेस का मैचिंग। जाने दो, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। तुम बस नंबर भरो अपनी एक्सेल शीट में। जाने क्यों सालों बाद आह निकल गई। जो कशिश काले रंग के आईलाइनर में है, वो किसी और रंग में कहा मैं कहना चाहता था। लेकिन मैंने चाय का एक घूंट लेकर आंखें बंद कर ली। ऐसे मौके पर मैं परमहंस हो जाया करता हूँ। वैसे भी प्रज्ञा को कहाँ पता कि एक समय मैं मौव और मैजेंटा में भी फर्क कर लिया करता था। बस, अब खत्म। मुझे नहीं पता, मैं बहनों वाले घर में बड़ी हुई हूँ, इसलिए लड़कों का दृष्टिकोण मैं समझ पाई या उसको ठीक तरीके से बयां कर पाई, मुझे नहीं पता। यहाँ जो पुरुष उपस्थित है वो बताएंगे। लेकिन लड़की होने के नाते मैंने देखा कि जब हमारे कॉलेज में, मैं जब एक वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती थी ग्रेजुएशन के दिनों में, हमारे कॉलेज में जब कोई लड़का घुसता था तो हम क्या भला की रैगिंग किया करते थे उसकी। कभी कभी कोई प्रोफेसर होती थी, उनका बेटा बेचारा उनको पहुंचाने आया करता था स्कूटर पे या बाइक पे, और जो हुटिंग होती थी वो बेचारे वहीं गेट से। जो गर्ल्स कॉलेज होता है ना, वहाँ पे एक छत्र राज होता है लड़कियों का, वो हमारा किला है। तो वहां रहकर देखा और हॉस्टल के थोड़े खट्टे मीठे अनुभव थे, तो ये सारी चीजें ये देखी। तो वहां से वो ये कहानी मन में बुननी शुरू हुई और मैंने ये लिखने की कोशिश की। तो अरे वाह, ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि कोई नहीं मानेगा। हाँ, मुझे लगता है कि क्यों, मतलब हम लड़कियां हमेशा फेमिनिज्म और लड़कियों की और उसकी बातें क्यों करें। कितना कुछ है लिखने को, कितना कुछ है देखने को, समझने को। तो कोशिश करनी चाहिए कि वैरायटी रहे आपके लिखने में, आपको एक खांचे में, एक ढांचे में नहीं बांधा जाए। तो उसका छोटा सा प्रयास था। और मुझे लगा वैसे भी लॉकडाउन में सब कुछ इतना भारी भारी बोझिल हो रखा है और आप सबके अंदर इतना पेशेंस है कि 1.5 घंटे से सुनने के बाद भी आपने एक और कहानी सुननी चाहिए, तो सोचा कुछ हल्का फुल्का करते हैं।